चलिए, क्या सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। तो पिछला क्वेश्चन था, मैं उसको 2 मिनट में बता देता हूँ, क्योंकि 55 का मैंने टाइम डाला है। ठीक है। तो आप देखेंगे ये फिगर आप लोगों ने बना लिया था, और उसके बाद आपको हर एक मेटेलिक लिंक में आपको बताना था कि कितना कितना कैपेसिटेंस हम लोग क्या करें, गार्ड वायर और मेटल लिंक के बीच में जनरेट करने की स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होती है। तो कल मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था कि अगर आप स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्या करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं, तो पीएथ मेटेलिक लिंक में जो आप कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करेंगे या फिर इंड्यूस करेंगे, उसका फार्मूला होता है मेटेलिक लिंक का नंबर पी इंटू संट कैपेसिटेंस होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिस्क माइनस मेटेलिक लिंक का नंबर। तो अगर मैं जो है आपके मेटेलिक लिंक नंबर 1 पे देखूं कि जो कैपेसिटेंस मैं जनरेट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड C1। C1 की वैल्यू कितनी होगी? पहले मेटल लिंक के बारे में बात करें तो सी था, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिस्क कितनी थी, 7 थी, माइनस मेटल लिंक का नंबर 1। उसके बाद दैट इज, इसका मतलब है कि पहले मेटल लिंक में कितना कैपेसिटेंस हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, C/6। उसी तरह मेटेलिक लिंक नंबर 2 पे अगर बात किया जाए, तो मेटल लिंक नंबर 2 पे जो हम कैपेसिटेंस इंड्यूस करेंगे उसकी वैल्यू होगी, दैट इज मेटल लिंक का नंबर है 2, संट कैपेसिटेंस C है,
होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ दिस 7 माइनस मेडलिंग का नंबर 2, तो दैट इज ये कैलकुलेट होने पाएगा 2C डिवाइडेड बाई 5। तीसरे पिन पे जो हम कैपेसिटेंस जनरेट करेंगे उसको जब निकालेंगे तो 3C डिवाइडेड बाई 7 - 3, ये कितना आएगा 3C/4। फोर्थ मेडल लिंक में जो हम कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करेंगे उसकी वैल्यू आएगी 4C डिवाइडेड बाई 3। फिफ्थ पे आएगी 5C/2। और सिक्स मेडल लिंक में जो कैपेसिटेंस हम जनरेट करेंगे उसकी वैल्यू आएगी दैट इज 6C। ठीक है, फार्मूला बताया हुआ था और मैंने इनकी वैल्यू यहां पर लिख दी थी। बस यही आपसे कैलकुलेट करा रहा था। दूसरा क्वेश्चन लिखे, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लीजिए। सेकंड सेकंड क्वेश्चन। अब आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन रुक जा रही थी, मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर केस में इशू हो सकता है, बट अदरवाइज अब इशू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। फिर से रुक गई क्या? चलिए, अब मेरे ख्याल से स्क्रीन ओके है। कई बार होता है कि जो है, जैसे मान लीजिए नहीं लिखते हैं तो कई बार स्टैंड बाई मोड में स्क्रीन चली जाती है। चलिए, लिखना स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ CX इज टू CY इज टू CZ। आपको तीन कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना था फॉर द अरेंजमेंट गिवन बिलो। फॉर द अरेंजमेंट अरेंजमेंट गिवन बिलो। नीचे एक आपको अरेंजमेंट दिया, उस अरेंजमेंट में जो CX, CY और CZ कैपेसिटेंस है, इन कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए मैं आपको अरेंजमेंट बना देता हूं और इसकी वैल्यू आप ही को बतानी है। ये आपके पास ग्राउंड है या फिर अर्थ है? दिस इज ग्राउंड और अर्थ, और ये आपका ग्राउंड पोटेंशियल पे। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द दिस इज द अरेंजमेंट 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। चार आपके जो है सेल्फ कैपेसिटेंस बनाए गए, मतलब चार डिस्क का स्ट्रिंग इंसुलेटर है। और अगर चार डिस्क हैं तो तीन मेरे पास जो है शंट कैपेसिटेंस होंगे। शंट कैपेसिटेंस जो यहाँ पर बनाए गए हैं वो तीन बनाए गए, चार डिस्क है तो तीन ही बनाए ही जाएंगे। 1, 2
एंड दिस इज 3। दिस इज 3। और शंट कैपेसिटेंस को उसने सी से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद यहां पर एक गार्ड वायर बनाया गया है इस क्वेश्चन में। नाउ दिस इज ए गार्ड वायर। ये आपका मेटल लिंक नंबर 1 है। ये आपका मेटेलिक लिंक नंबर 1 है। और ये आपका मेटेलिक लिंक नंबर 3 है। हमेशा नंबरिंग ऊपर से करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका जो है मेटेलिक लिंक और गार्ड वायर के बीच में जो कैपेसिटेंस क्वेश्चन में बन रहा है वो सीजेड है। क्वेश्चन में आपका मेटेलिक लिंक नंबर 1 और गार्ड वायर के बीच में जो कैपेसिटेंस बनाया है दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेड बाय सीजेड। मेटेलिक लिंक नंबर 2 और गार्ड वायर के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो आपका सी वाई है। और मेटेलिक लिंक नंबर 3 और गार्ड वायर के बीच में कैपेसिटेंस कितना है, सी एक्स है। ये कैपेसिटेंस दिया है। हम जब फार्मूला लगाएंगे तो ये मेरा C1 आएगा, ये मेरा C2 आएगा और ये मेरा C3। मेटल लिंक नंबर 1 पे जो कैपेसिटेंस हम फॉर्म करते हैं उसको C1 से प्रिंट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में C1 की जगह उसको CZ से प्रेजेंट किया है, तो बाद में CZ कर देंगे। मेटल लिंक नंबर 2 में फार्मूले से जो कैपेसिटेंस यहाँ पर फॉर्म होगा वो C2 होगा, उसको C2 से प्रिंट कर, लेकिन क्वेश्चन में C2 ने लेके उसको CY से प्रिंट किया गया है। और मेटल लिंक नंबर 3 और गार्ड वायर के बीच में ये जो कैपेसिटेंस बना है ये C3 होगा हमारे फार्मूले की हेल्प से, लेकिन इसको क्वेश्चन में सी एक्स से प्रिंट करा है। इन कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। हाँ कपिल, कुछ दिखा रहे हो क्या तुम मुझको? आंसर कैलकुलेट करके बताएं कितना रेशियो आएगा। सी एक्स सी वाई सी जेड, पहले सी एक्स लिखना है, फिर सी वाई लिखना है, फिर सी जेड लिखना है। ये याद रखिएगा, सी एक्स सी वाई सी जेड का रेशियो बताना है। ये अरेंजमेंट आपको दिया है, सोल्यूशन का मुझे आंसर बताएं। सी एक्स सी वाई सी जेड, इन तीनों का रेशियो बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। सोल्यूशन में लिखने जा रहा हूं, देखिएगा। पहले मैं बात कर रहा हूं कि मेटेलिक लिंक नंबर 1 और आपके गार्ड वायर के बीच में जो कैपेसिटेंस है, मेटेलिक लिंक नंबर 1 और गार्ड वायर के बीच में कैपेसिटेंस है, इसको हम फार्मूले की हेल्प से निकालेंगे तो C1 से प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो दैट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बिटवीन, या फिर कैपेसिटेंस फॉर्म्ड एट मेटेलिक लिंक नंबर 1, मेटेलिक लिंक 1। फार्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मेटल लिंक नंबर 1 पे जो हम कैपेसिटेंस फॉर्म करते हैं उसको C1 से प्रिंट करते हैं। और फार्मूला क्या होगा, मेटल लिंक का नंबर मल्टीप्लाइड बाई शंट कैपेसिटेंस जो किसी है, कितनी नंबर ऑफ डिस्क है, 1 2 3 4, 4 डिस्क है, दैट इज 4 -1। और इसकी बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, C/3। लेकिन क्वेश्चन में जो मेटल लिंक नंबर 1 पे कैपेसिटेंस है उसको C1 ना बोल के इसने क्या बोल दिया, CZ। तो ये CZ की वैल्यू है क्वेश्चन के अनुसार। इसको हम किससे प्रिंट करेंगे, CZ। तो CZ की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन के अनुसार इसको C1 ना बोल के CZ बोला है। आयुष, क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। अब बात करते हैं मेटेलिक लिंक नंबर 2 पे। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस फॉर्म्ड एट मेटेलिक लिंक नंबर 2। मेटेलिक लिंक नंबर 2 पे जो कैपेसिटेंस आप फॉर्म करते हैं उसका फार्मूला होता है दैट इज C2। और फार्मूला होगा मेटल लिंक का नंबर मल्टीप्लाइड बाई शंट कैपेसिटेंस, नंबर ऑफ डिस्क 4 है, माइनस मेटल लिंक का नंबर, दिस इज नथिंग बट द C। क्वेश्चन में लेकिन इसको बोल रहा है CY। तो CY की बेटा वैल्यू आपके पास आ गई। और उसके बाद बात करते हैं दैट इज ए कैपेसिटेंस फॉर्म्ड एट मेटेलिक लिंक नंबर 3। मेटेलिक लिंक नंबर 3 पे जो कैपेसिटेंस आप फॉर्म करेंगे उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे C3 से। फार्मूला होगा मेटेलिक लिंक का नंबर मल्टीप्लाइड बाई शंट कैपेसिटेंस होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिस्क माइनस मेटेलिक लिंक का नंबर।
और ये कैलकुलेट करने पे आएगा 3C। और क्वेश्चन में बेटा इसको CX से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो CX CY और CZ आपके निकल आए, और इसी रेशियो को आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था। आपको जो रेशियो कैलकुलेट करना था, CX/CY/CZ। CX की वैल्यू है बेटा 3C, CY की वैल्यू है C, और बेटा आपके पास CZ की वैल्यू है, दैट इज C/3। अच्छा, तो आप देखेंगे अगर रेशियो में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें फिर डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँ, रेशियो में सबसे पहले मैं क्या करूँ, C से डिवाइड कर दे रहा हूँ। C से जब डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, 3:1:1/3। लेकिन जो रेशियो होता है वो होता है जैसे 2:1:1 या फिर 1:2:2। तो मतलब जो है यहाँ पर जो नंबर्स नंबर्स के फॉर्म में रेशियो हम जनरली लिखते हैं। तो ये तो बेटा इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इंटीजर के फॉर्म में लिखने के लिए अगर मैं पूरे के पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दूं तो ये भी इंटीजर बन जाएगा, ये भी इंटीजर बन जाएगा, और ये भी इंटीजर पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरे के पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देता हूँ। 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपका जो है जो रेशियो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज CX/CY/CZ। ये रेशियो आपके पास आ जाएगा 9:3:1। मतलब CZ आपका क्या था, सबसे मेटल लिंक नंबर 1 पे। मेटल लिंक नंबर 1 पे अगर आप 1 फैरेड का कैपेसिटर लगाते हैं तो मेटल लिंक नंबर 2 पे कितना कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, उसका 3 गुना, 3 फैरेड का लगाना पड़ेगा। और मेटल लिंक नंबर 3 पे जो कैपेसिटर आप लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, 9 फैरेड का लगाएंगे। अगर आपने टॉप में 1 फैरेड का कैपेसिटेंस इंड्यूस किया है तो सेकंड नंबर पे 3 फैरेड का इंड्यूस करेंगे, और बेटा सबसे लास्ट में या फिर बॉटम पे आप 9 फैरेड का कैपेसिटेंस इंड्यूस करेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिख लीजिए, दैट इज कॉल्ड कोरोना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी ने लिख लिया होगा, और अब आपकी स्क्रीन भी सही चल रही होगी। ठीक है, अब ये नहीं बोलूंगा कि दिक्कत आए तो बता दीजिएगा, जैसे ही बोलूंगा वैसे ही दिक्कत आ जाएगी, बुखार चढ़ जाएगी स्किन को, है ना। तो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम डालिए, दैट इज कोरोना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी आपके कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन कोरोना से आने की संभावना रहती है अधिकतर एग्जामिनेशन में। ठीक है, अधिकतर एग्जामिनेशन में कम से कम एक क्वेश्चन कोरोना से पूछा जाता है। इसमें थ्योरेटिकल फार्मूले भी इंक्लूड होते हैं और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। और इस पूरे चैप्टर में 3 या 4 ही फार्मूले हैं जिनसे आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, लेकिन वो चीजें आपको समझनी होंगी। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नाउ यू कैन बी फील द करोना, कि करोना क्या होता है। और ये जो करोना की दिक्कत है वो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी हाई वोल्टेज लाइन में। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन पे ये दिक्कत सबसे ज्यादा होती है। मतलब ट्रांसमिशन के केस में हमें एक लॉस को हमेशा अपने माइंड पे रखना है, वो लॉस होता है करोना पावर लॉस। दैट इज ए वेरी वेरी सीवियर लॉस इन द ट्रांसमिशन, या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, या फिर आपका जो हाई टेंशन लाइन होती है, ठीक है, हाई वोल्टेज लाइन होती है, उसमें ये लॉस सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए जब भी आप वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे तो आपको जो है हमेशा इस प्रकार से लेवल को रखना है कि आपका कोरोना होने ना पाए, क्योंकि अगर कोरोना अगर हुआ तो देयर इज ए वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ द पावर विल बी लॉस। तो लिखने की कोशिश करिए, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कोरोना। वैसे कोरोना हमारी लाइफ में 2019 से भी चल रहा है, लेकिन ये लाइफ का कोरोना नहीं है, कंडक्टर का कोरोना है। ठीक है, कोरोना इफेक्ट ऑन द पावर कंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी अभी आपने कैपेसिटेंस पढ़ा होगा, और कैपेसिटेंस में एक फार्मूला सर ने पढ़ाया होगा, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सर ने पढ़ाया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फार्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई लेंथ। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है, फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फार्मूला पढ़ते हैं ना, ये जो फार्मूला होता है ये एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और कई बार जो हम लोग जो देखते हैं, जो एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो भी आपका क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि उसका वो भी जब हम लिखेंगे तो किलो वोल्ट पर
एमएम लिखेंगे या फिर किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर लिखेंगे, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे हम लोग जो है ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा, तो जो ईएमएफ इक्वेशन आप पढ़ते हैं, ईएमएफ इक्वेशन में जो फार्मूला होता है 4.44, ठीक है, एन एफ और आपका नंबर ऑफ टर्न, ये जो फार्मूला पढ़ते हैं उसमें फाइम भी होता है, ठीक है। जो फार्मूला है इंड्यूज ईएमएफ का, ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूज ईएमएफ है, मतलब किसी भी क्षण अगर आपको कितना इंड्यूज ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो उस क्षण पे आप क्या कर सकते हैं, इंड्यूज ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं इंड्यूज ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है। लेकिन जब हम लोग जो है लिखते हैं कि 11/22 या फिर लाइक समथिंग विल बी देयर, तो ये आपकी जो वैल्यू लिखी जाती है या आरएमएस वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इतने बाई इतने, तो आरएमएस वैल्यू आप लिखते हैं, ठीक है। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो फार्मूला आपने ड्राइव किया था, मेरे ख्याल से फार्मूला आपने ड्राइव किया था वीएम साइन ओमेगा टी 90 डिग्री लैग था, तो वो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन थी। लेकिन इंस्टेंटेनियस इक्वेशन से हम लोगों ने क्या किया था, उसकी आरएमएस वैल्यू निकाल ली थी, और आरएमएस वैल्यू निकल के आई थी 4.44 एन फाइव एफ एन लाइक समथिंग विल बी देयर, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कई बार जो है हमें जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो आपका जो है कुछ वैल्यू जो होती है वो अलग होती है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलग होती है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फार्मूला पढ़ते हैं ना, E इज इक्वल टू V/L या फिर V/X, ये जो फार्मूला है ये एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड का है। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी और किसी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। जब मैं सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज निकालूंगा तो वो एवरेज इस फार्मूले से निकल के आता है V/L से। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी ये चीज ध्यान रखिएगा, E इज इक्वल टू V/L ये जो फार्मूला है ये एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है, औसत इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, जो कि बताया नहीं जाता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि यार जो है इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन से कम आएगी तो कोरोना होगा नहीं, लेकिन एक्चुअली में कोरोना हो जाएगा उस फील्ड पे, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक पॉइंट लिखिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास दैट इज नथिंग बट द, आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे एक से करंट आपका जाता है और एक से करंट आता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द, एक कंडक्टर को आप पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, एक कंडक्टर को निगेटिव पोटेंशियल से। जो कंडक्टर पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो कंडक्टर आपका निगेटिव या फिर आपका बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, तो उसको हम लोग निगेटिवली चार्ज बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपके पास दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इमीडिएटली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फिर पोटेंशियल की वजह से क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि E इज इक्वल टू होता है V/L, इफ देयर इज ए वोल्टेज देन 100% देयर इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर मेरे पास दो कंडक्टर हैं, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज ए दो कंडक्टर हैं, आई कैन बी कंसीडर ए टू कंडक्टर। और इन जो भी मैं लेंथ वेंथ कंसीडर करूंगा हमेशा सेंटर से लेंथ कंसीडर की जाएगी। इन दो कंडक्टर के बीच की जो लेंथ है वो L है, द लेंथ विल बी कंडक्टर इज नथिंग बट द L। इन दो कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है या फिर जो लेंथ है वो कितनी है, L। इन दो कंडक्टर के बीच की लेंथ कितनी है, L है। और इन दो कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल है, कितना वोल्टेज अप्लाई किया, V वोल्ट अप्लाई किया। नाउ आई कैन बी अप्लाई द वोल्टेज अक्रॉस दीज टू कंडक्टर। इन दो कंडक्टर के बीच में मैं कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं, V, दैट इज कितना वोल्टेज अप्लाई किया, V वोल्ट वोल्टेज मैंने क्या किया है, अप्लाई किया, V वोल्ट वोल्टेज इज अप्लाइड। जैसे ही आप इन दो कंडक्टर के बीच में V वोल्ट अप्लाई करेंगे, मतलब यहां पर मैंने एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। अब बैटरी का मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट है, निगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट है, मतलब निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो जो टर्मिनल आपका बैटरी का या फिर कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा। तो यार ये जो कंडक्टर है, ये मान लीजिए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपका जिसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, या फिर इस चीज को आप हटा भी सकते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि अगर आपके पास दो कंडक्टर हैं, इन दो कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L है।
और इन दो कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। कितना वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया, वी वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया, और वोल्टेज अप्लाई करते ही इन दोनों कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वी। तो जैसे ही आपके पास दैट इज वोल्टेज आएगा, वोल्टेज की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा, वो फार्मूला होगा E इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, V बाई एल। इफ देयर इज ए वोल्टेज, इफ देयर इज ए वोल्टेज, देन 100% देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कभी भी आपको वोल्टेज दिखा तो वोल्टेज की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इन दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, एल, और इन दो कंडक्टर के बीच में वोल्टेज कितना था, वी। तो बेटा इस वोल्टेज की वजह से यहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, वोल्टेज। अगर वो आपका जो है, जो पोटेंशियल है वो वोल्ट में है, पोटेंशियल अगर वोल्ट में है और लेंथ मीटर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। अगर आपका जो है, मान लीजिए लेंथ मिलीमीटर में है, तो आपका वोल्ट पर सेंटीमीटर। और अगर जो है लेंथ आपकी मिलीमीटर में, वोल्ट पर मिलीमीटर। अगर ये किलो वोल्ट में है तो किलो वोल्ट पर मीटर, या फिर किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, फिर किलो वोल्ट पर एमएम विल बी देयर। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं फार्मूला लिखा है, याद रखिएगा ये कौन सा फार्मूला है। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, दिस इज कॉल्ड एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डेवलप्ड बिटवीन द कंडक्टर। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं एवरेज, और ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे चल के कि एवरेज का मतलब क्या है। ई बराबर वी बाई एल जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। औसत कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकलती है। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, सोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, तो इट इज नथिंग बट ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, इंटर करती है, फिर टर्मिनेट करती है, तो दैट इज नथिंग बट द सिंक ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सेकंड पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, समझिएगा। क्या इतना लिख लिया है आपने, आयुष? आयुष, क्या इतना लिख लिया तुमने? देखो, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ, क्या कर रहे हो, लिख लिया है कि नहीं लिखा है? लिख लिया है ना? हाँ चलो, मेरे ख्याल से लिख लिया है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे। यहां में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होंगी या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। और हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जो है चार्ज से निकलती है, तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जब भी निकलेंगी किसी बॉडी से, तो हमेशा उसके सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे निकलेंगी, परपेंडिकुलर निकलती हैं। ठीक है, तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी यूज आएंगी, और ये सब चीजें मालूम नहीं होती, इसलिए कोरोना ऊपर से निकल जाता है, फिर रटते रहते हैं। तो रटना कुछ नहीं है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आपको बोर्ड पे दिख जाएगा कि हाँ कोरोना हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा उसके लिए। तो नाउ आई कैन बी टेकन ए पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इज, मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया है। कितना चार्ज लिया है, प्लस क्यू चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से क्या करती हैं, लीव करती हैं। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, लीव करेंगे, निकलेंगी। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं किसी भी सरफेस से, तो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं उसके सरफेस पे। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होता है, इसलिए मैं बार लगा रहा हूं।
दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से लीव करेगी। सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सोर्स क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन का सोर्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीव करती है, निकलती है। इट इज जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये पॉइंट लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट, ये जो लाइन मैंने आपको दिखाई है ये कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, जिसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स लाइन। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज द सोर्स ऑफ, इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और टर्मिनेट कहां होगी, निगेटिव चार्ज में। ये पहला पॉइंट आपको लिखना था। सेकेंड पॉइंट इसी पे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्टार्ट, आर ऑलवेज स्टार्ट और ओरिजिनेट, ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ओरिजिनेट या फिर निकलती है। निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्या होती है, टर्मिनेट होती है। तो इसी के नीचे मैं निगेटिव चार्ज बना रहा हूं। लेकिन जब भी वो किसी भी सरफेस से निकलेंगी तो हमेशा 90 डिग्री पे, जो एंगल मैंने बनाए हैं ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ये याद रखिएगा। अभी मैं इसको स्पेशली लिखाऊंगा भी, लेकिन यहाँ पर गंदा हो जाएगा इसलिए इसको हटा देते हैं, इसको मैं अलग से आपको लिखा दूंगा। लेकिन किसी भी सरफेस से जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन निकलेंगी तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा, सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, पहले मैं बेसिक पे आपके काम कर लूं, फिर हम लोग जो है कोरोना तो समझ ही लेंगे, कोरोना इज नॉट ए बिग डील। और ये चैप्टर मैं आपको काफी अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी पता नहीं चैप्टर कैसे पढ़ा है, बट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इजिली अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट टॉपिक। ये निगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है वो निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, ठीक है। और ये सिंक होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है निगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन निगेटिव चार्ज पे आती है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो होती है वो टर्मिनेट होती है। टर्मिनेट मीन्स होता है खत्म होना। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द ई। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द ई, ई। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दैट इज दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और फ्लक्स लाइन। कुछ भी बोलिए,
बात एक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन पॉइंट लिखेंगे, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज इज द सिंक ऑफ सिंक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिंक होता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज इज द सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। या फिर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो टर्मिनेट या फिर एंड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टर्मिनेट्स और एंड आर ऑलवेज आर ऑलवेज टर्मिनेट और एंड एट द निगेटिव चार्ज, एट द निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है या फिर खत्म होती है, एंड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी बॉडी से निकलेंगी, चाहे पॉजिटिव चार्ज पे से निकले या फिर इंटर करें, ठीक है, किसी भी बॉडी से या तो लीव करेंगी, किसी भी बॉडी से लीव करेंगे, फिर किसी भी बॉडी पे इंटर करेंगी, तो 90 डिग्री पे ही लीव करती है और 90 डिग्री पे हमेशा इंटर करती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं, जो कि मुझे यूज आएंगे आपको चीजें समझाने में। मेरे ख्याल से तुमने बना लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट। ये आपका थर्ड पॉइंट था, ये आपका सेकंड पॉइंट था और ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, दिस इज, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी लीव करेंगे फिर एंटर करेंगे के सरफेस, ये एक मैंने सरफेस बना दिया है। और मान लीजिए सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी किसी सरफेस से निकलेंगी तो सरफेस से हमेशा कितने डिग्री पे होंगी, 90 डिग्री पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी किसी सरफेस से निकलेंगी तो सरफेस से कितने डिग्री के एंगल पे होंगी, 90 डिग्री, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज ई। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। दिस इज ई, सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे निकलेंगे, ई। दिस इज ई। ये एंगल 90 डिग्री नहीं दिख रहा, इसको बना लेते हैं। और ये एंगल भी 90 डिग्री नहीं दिख रहा। किसी भी सरफेस से जब इलेक्ट्रिक लाइन इन करती है फिर आउट होती है तो हमेशा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज, आर ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज लीविंग और इंटर फ्रॉम द सरफेस एट 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, परपेंडिकुलर का मतलब होता है दैट इज 90 डिग्री एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, एट द सरफेस
ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के सरफेस से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज लीविंग और टर्नेट, लीविंग, लीविंग और इंटरिंग, इंटरिंग परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज लीविंग, लीव करते समय या फिर इंटर करते समय कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी एट द सरफेस ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के सरफेस से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन इंटर करेंगी तो हमेशा सरफेस के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर लीव करेंगे या तो परपेंडिकुलर इन करेंगे, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे हमारे जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। और स्फेयर में जो लाइन हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है वो सेंटर से पास होती है, और सेंटर से क्या पास करता है, रेडियस पास करती है, तो रेडियल फ्लक्स लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, रेडियल फ्लक्स लाइन। जैसे सर्किल के परपेंडिकुलर जो है, सर्किल के अगर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन होगी, नॉर्मल लाइन हमेशा सेंटर से पास करेगी, और सेंटर से हमेशा रेडियस, रेडियस हमेशा सेंटर से पास करती है, तो रेडियल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ फिगर से। क्या ये फिगर बना लिया है? जो लाइन रेडियस के लॉन्ग होगी वही हमेशा कहां से पास करेगी, आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। सर्कुलर या फिर स्फेरिकल बॉडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो कंडक्टर होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेयर। लेकिन अगर वो 2D में देखेंगे तो सर्कुलर होगा, ठीक है। 2D में सर्कुलर दिखता है, लेकिन एक्चुअली कंडक्टर ये 3D क्वांटिटी, दैट इज ए स्फेयर। तो सर्कुलर भी बोल सकते हैं या फिर स्फेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें तो कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो कंडक्टर को देखो, जब 2D प्लेन में बनाते हो सर्कुलर जैसा दिखता है, लेकिन आप देखेंगे जब ये 3D बनेगा तो स्फेयर टाइप का होगा, ठीक है। तो दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर से क्या होगा कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन निकलेगी तो इसके कंडक्टर के सरफेस के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। और बेटा कंडक्टर या फिर अगर मैं सर्कुलर बोलूं, सर्किल के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी वो इसके सेंटर से पास करेगी, सेंटर से पास करने के बाद दिस इज ए रेडियस के लॉन्ग होगी, रेडियस के लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड रेडियल लाइंस, ठीक है। तो हमेशा कंडक्टर में जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन बनाएंगे तो हमेशा रेडियल लाइंस होंगी, रेडियस के लॉन्ग लाइन होगी, और जो लाइन रेडियस के लॉन्ग होगी वो आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां पर बात करें, दिस इज ए फॉर ए सर्कुलर शेप, फॉर सर्कुलर शेप बॉडी, और कंडक्टर भी बोल सकते हैं, और कंडक्टर, ये मैंने कंडक्टर बनाया जो कि सर्कुलर शेप का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो हमेशा जब मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन निकलेंगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन निकलेंगी वो तो सरफेस के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। और जो लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर, सर्किल में जो लाइन परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, वो हमेशा कहाँ से पास करती है, सेंटर से पास। और ये सेंटर से तो ये रेडियस होगी, दिस इज द रेडियस, तो इस लाइन को बोलते हैं रेडियल लाइन। तो हमेशा कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होती हैं वो हमेशा रेडियल लाइंस होती हैं, कैसी होती है, रेडियल, ठीक है। नाउ मैं बना रहा हूं, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो होंगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। यहां मैंने कंडक्टर के अंदर देखिए डॉट डॉट दिखा रहा हूं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, क्यों होती है क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से 90 डिग्री पे लीव करेगी, ये 90 डिग्री बना रहा हूं, इनको रेडियल लाइन बोलते हैं। और आप देखिए कंडक्टर के अंदर मैं जो लाइन बना रहा हूँ, डॉट डॉट बना रहा हूँ, सॉलिड नहीं बना रहा। जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन बनाएंगे कंडक्टर में तो रेडियल लाइंस होंगी, दिस इज रेडियल लाइन, देखिए 90 डिग्री एग्जैक्ट बन रहा है। रेडियल फ्लक्स लाइन होती है, तो मैं रेडियल वर्ड यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दैट इज सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन है। सर्कुलर बॉडी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो रेडियल लाइन, रेडियल लाइन ही सरफेस के 90 डिग्री होती है।
इनको बोलते हैं रेडियल। ये लाइन रेडियस के अलॉन्ग है, ये रेडियस के अलॉन्ग है, इसलिए इनको रेडियल फ्लक्स लाइन बोला था। फॉर सर्कुलर शेप बॉडी और कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियल। दिस इज रेडियल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसा रेडियल लाइन तभी होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल कहाँ होगी, सर्कुलर बॉडी में 90 डिग्री पे तो लीव करेंगे, और जो लाइन बेटा सर्किल में 90 डिग्री पे लीव करती है वो रेडियस सेंटर से पास करती है, और सेंटर से पास करेगी तो रेडियस ही होगी ये, रेडियस ही सेंटर से पास करती है। तो इनको बोलते हैं रेडियल फ्लक्स लाइन। ये जो फ्लक्स लाइन है 90 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड, इन्हीं को बोलते हैं रेडियल फ्लक्स लाइन। रेडियल फ्लक्स लाइन, ठीक है। अब मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कंडक्टर के अंदर, यहां पर कंडक्टर के अंदर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है और चार्ज कितना होता है, व्हाट इज द चार्ज एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। कंडक्टर के अंदर यहां पर, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट होगी, यहां तो देखो फ्लक्स लाइन मैंने बनाई है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। क्यों? हाँ, दिलीप ने बोला जीरो। दिलीप मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूं, मैं तुमसे जरा आंसर पूछ लूं, तुमने जीरो बोल दिया, तुम इतने होशियार कब से हो गए, है ना। हाँ, चलो अपना माइक खोलो दिलीप। माइक खोलो। नहीं खुला? रुको। हाँ, हाँ क्यों होती हैं बताओ। ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है जीरो होता है बस। अरे भगवान, है ना, भेड़ चाल, ये तो पता नहीं क्यों होता है लेकिन होता है ना। हाँ, और किसने आंसर दिया? आशीष ने मुझको आंसर दिया। बंद करो अपना माइक, बंद करो। आशीष। हाँ, आशीष 61। अपना माइक ओपन करो और मुझको आंसर बताओ। आशीष, अपना माइक ओपन करो। देख, माइक नहीं ओपन कर रहे हैं। और किसने मुझको आंसर दिया? और मुझको आंसर दिया सर जी, सौरभ। क्योंकि क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर मौजूद नहीं होती हैं। है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है हाँ। वो चालक के अंदर मौजूद नहीं होती हैं। अरे क्यों नहीं होती, यही तो पूछ रहा हूं। क्यों करंट 60 पे चलती है मेटल में, वेरी गुड, वाह, देखिए करंट चल रही है ना। अरे नॉर्मल। अच्छा ये बताओ, अब जो है माइक को एक बंद कर लो, तो मुझे ये अपना आंसर बताओ। अच्छा, ये जो कंडक्टर है, मैंने मान लो इसको वी वोल्ट पे रखा है, कंडक्टर को कितने वोल्ट पे रखा है, वी वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे रखा है, वी वोल्ट पे। तो ये बताओ, जो वोल्टेज होता है, अगर मैं कंडक्टर को वी वोल्ट पे रख रहा हूं, तो यहाँ का वोल्टेज वी है सरफेस का, कि यहाँ का वोल्टेज है, कहाँ का वोल्टेज है, सेंटर का वोल्टेज वी होगा, कि यहाँ का वोल्टेज वी होगा, यहाँ का वोल्टेज वी होगा, यहाँ का वोल्टेज वी, कि यहाँ सरफेस का वोल्टेज वी। हाँ आयुष, कहाँ गया आयुष, वेयर इज द आयुष। अच्छा चलो, मैं तुम लोगों को खोल देता हूँ, माइक खोल देता हूँ, चलो। हाँ चलो आयुष, हाँ बताओ। सब पौधे का रहता है। हाँ, पूरे का वोल्टेज होता है, यहाँ भी वोल्टेज वी, अगर मैंने इसको वी वोल्ट पे रखा है तो ये भी वोल्टेज वी होगा, ये भी वोल्टेज वी होगा, मतलब अंदर वोल्टेज कांस्टेंट है ना, हर जगह वोल्टेज समान है ना। और जी तुमने सर। पढ़ा होगा कि ई का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, डीवी बाई डी एक्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डीवी बाई डी एक्स। यही तो होता है ना। अंदर कंडक्टर के अंदर यहां से लेके यहां तक, दैट इज कंडक्टर के अंदर हर जगह वोल्टेज एक समान होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दैट इज कंडक्टर के अंदर वोल्टेज कैसा होता है, कांस्टेंट। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती होगी,
ठीक है। तो वोल्टेज कैसा है बेटा, कंडक्टर के अंदर वोल्टेज हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट। जी। और अगर वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना जीरो। होता है, जीरो। जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, जीरो। तो ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चार्ज कितना होगा, और द चार्ज, जैसे मान लो मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस कंडक्टर को कनेक्ट कर देता हूं, तो आप कंडक्टर के सरफेस में पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं, सरफेस पे तो चार्ज दिखाते हैं, लेकिन अंदर चार्ज कितना होता है, अंदर चार्ज कितना होता है, कंडक्टर के अंदर जीरो। कितना चार्ज होता है, जीरो जीरो होता होता है। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो आपका चार्ज विल बी देयर। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं अपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², यही होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो चार्ज जीरो हो जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर जब भी आपसे चार्ज पूछा जाए तो चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कंडक्टर के अंदर के बारे में बात की। कंडक्टर के अंदर हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यहां से लेके यहां तक हर जगह पोटेंशियल वी ही होगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, और चार्ज भी हमेशा कितना होगा, जीरो। चार्ज इसीलिए हमेशा जब भी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज उसके सरफेस में दिखाते हैं, ना कि कंडक्टर के अंदर दिखाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब कुछ चीजें जो है आप जो है मशीन पढ़ रहे हैं, तो मशीन से मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को जो है रिलेट करने जा रहा हूं। ठीक है, इतना लिख लीजिए पहले, और ये भी कहीं लिख लीजिएगा जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। ये बात हो रही इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। अब जब भी मैं कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊंगा तो बोलूंगा रेडियल लाइंस होती है। रेडियल का मतलब कि दैट इज आपका सेंटर से पास करेंगी लाइनें, लेकिन सरफेस के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इसको बोलते हैं रेडियल फ्लक्स लाइन, द फ्लक्स लाइन विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर द सरफेस। ठीक है। अब जो है मैं कुछ बातें बात कर रहा हूं, ठीक है, सुनिएगा। मेरे ख्याल से ये बना लिया होगा आयुष तुमने, चलो वेरी गुड। यस सर। हाँ चलो, अब मैं कुछ बात कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ आयुष, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 20। आई से। बी से। आई से। 20 से। तुम सब ई ट्रांसफार्मर से पढ़ रहे थे कि रिप्रेजेंट। नहीं। सब पढ़े थे ई से। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को एच। एच एच। से। एच से एच। रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। एच। और इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, फाई इज इक्वल टू होता है B/A। और यस सर। डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच में फार्मूला होता है B इक्वल टू होता है μ/H। ठीक है। अब जो रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड में होता है वही रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है, समझिएगा। मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूं, समझिएगा। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी H से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बी और एच के बीच में, डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन जो होता है दैट इज बी इज इक्वल टू होता है μ/H। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। यस। और म्यू की जगह आप लिख सकते हैं दैट इज μ0, म्यूचुअल म्यू। μr, दैट इज एच। H। जहां पर म्यू आपका दैट इज क्या कहलाता है, परमेबिलिटी। क्या कहलाता है, परमेबिलिटी। फ्लक्स लाइन को परमिट करने की जो क्षमता होता है इसको बोलते हैं परमेबिलिटी।
ठीक है। और म्यू आर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये आपका होता है दैट इज नथिंग बट द एयर की परमेबिलिटी। और फाई और बी के बीच में रिलेशन होता है, फाई इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू बी इंटू ए। या फिर अगर यहां से मैं बी की वैल्यू निकालूं तो बी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज नथिंग बट द फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मतलब दैट इज एक, अच्छा बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब हुआ दैट इज नथिंग बट द एक यूनिट एरिया से जितनी फ्लक्स लाइन क्या करते हैं पास। अगर देखो ए की वैल्यू मैं 1 रख दूं, हेलो, ए की वैल्यू अगर 1 रख दें तो फाई ही बी के बराबर हो जाएगा। तो बी की डिफिनीशन क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डिफिनीशन होगी। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व, कि एक यूनिट एरिया से जितनी फ्लक्स लाइन क्या कर जाए, पास कर जाए, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर ये ज्यादा तो ये ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब, फाई का मतलब क्या है, फ्लक्स लाइंस, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो एक यूनिट एरिया से जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या कर जाएंगी, पास कर जाएंगी, तो वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। तो अगर लाइन का नंबर ज्यादा होगा, एक यूनिट एरिया से ज्यादा लाइन पास करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है, और अगर कम लाइन पास करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, कम है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डिफिनीशन क्या है, दैट इज नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन पासिंग, पासिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से जितनी फ्लक्स लाइन पास करेंगे, अगर नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन ज्यादा होगा, यहां लिखे दे रहा हूं, इफ नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस, ठीक है, फ्लक्स लाइन क्या होंगी, ज्यादा होंगी, एक यूनिट एरिया से अगर ज्यादा फ्लक्स लाइन पास करेंगे देन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगी, उस जगह पे ज्यादा होगी। इफ नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्या होंगी, कम अगर पास कर रही है एक यूनिट एरिया से, या फिर एरिया अगर बात करें कि एक निश्चित एरिया लिए उस एरिया से अगर कम ही फ्लक्स लाइन पास कर रही है तो दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, कम है। अब हम जो है बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि कोरोना तो वोल्टेज से रिलेटेड, वोल्टेज से कौन सी लाइन रिलेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिलेट होती है। अब यही जो रिलेशन मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाए हैं, सेम रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। यहां पर ये बताओ, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी ऊपर लिखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट किया ई जाता है। से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कैपिटल डी से आप लोग फेमिलियर नहीं है, इसलिए ये चीज लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, अच्छा ये बताओ, बी और जो इंटेंसिटी और डेंसिटी वो एक समान है ना, दोनों प्रोपोर्शनल है। जहां की बेटा डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो आयुष? यस। प्रोपोर्शनल है, बी इज प्रोपोर्शनल टू ए, जहां की डेंसिटी ज्यादा वहां की इंटेंसिटी भी ज्यादा, ठीक है। तो नाउ दैट इज नथिंग बट द, इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगी जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। केवल फाई अगर लिखा तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, लेकिन फाई ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, यहां तक लिख लिया होगा। यस सर। चलो यहां पर आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज फाई ई से। तो जिस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू होता है दैट इज एप्सिलॉन
वहां पर म्यू होता है, यहां पर एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन ई। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन होता है। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन इंटू ई। क्या मेरी बात क्लियर है? और जहां एप्सिलॉन क्या कहलाता है? परमिटिविटी कहलाता है। किसकी कहलाता है? परमिटिविटी। परमिटिविटी, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। ठीक है, तो D इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई। तो आप यहां से एक रिलेशन बोल सकते हैं कि जो D और E होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। D इज प्रोपोर्शनल टू E। D इज प्रोपोर्शनल टू E, याद रखेगा। जहां की बेटा डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जब आप एक कांस्टेंट से गुणा कर देंगे तो डेंसिटी, तो अगर किसी वेक्टर में कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो इसकी डायरेक्शन तो बदलती नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड बदल जाता है। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की भी होती है। और जहां की डेंसिटी ज्यादा वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा। ठीक है, चलो तो यहां पर इसको लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज, यहां पर ये देखिए। हाँ चलो यहां पर फार्मूला लिखते हैं, यहां मैं नीचे लिखता हूं। जैसे फाई इज इक्वल टू क्या होता था? फाई मैग्नेटिक फ्लक्स में फार्मूला होता था, फाई इज इक्वल टू क्या होता था? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनटू एरिया। ये फार्मूला होता है। अगर यहां से मैं डी की वैल्यू निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बटे एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया। अगर एरिया की वैल्यू आप 1 ले ले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही आपका किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बराबर। तो आप बोल सकते हैं कि एक यूनिट एरिया में जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्या कर जाएंगी? पास कर जाएंगी, वही आपका उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होगी तो दैट इज उस जगह की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो मैं लिख देता हूं, डेंसिटी का फार्मूला क्या है? नंबर सर। ऑफ इलेक्ट। हाँ बेटा, कौन है सर बताओ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इलेक्ट्रिक फील्ड फाई ई है ना सर? ये एक बार दोबारा से समझा दीजिए। कौन है भाई? चेहरा तो दिखाओ पहले तुम अपना मुझको। चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। चेहरा तो देख लें तुम्हारा। हाँ। यस सर। हाँ, इसमें तुमको क्या नहीं समझ में आया बताओ? हाँ। सर ये डी इंटू ए लिखा है ना सर आपने? हाँ, डी इंटू ए लिखा है। यही चीज तो मैंने यहां भी हाँ लिखी सर था। ये। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वही सर रिलेशन लिखा है। फाई इज इक्वल टू डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया। डेंसिटी इंटू एरिया दैट इज नथिंग बट द फ्लक्स। डेंसिटी इंटू एरिया इज नथिंग बट द फ्लक्स। क्या मेरी बात क्लियर है? जो फार्मूले यहां पर वैलिड थे सेम तरीके के फार्मूले यहां भी वैलिड है। क्या मेरी बात क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड यस सर। में हम लोग डेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से नहीं। हम लोग काम करते ई में है, ज्यादातर हम ई निकालते हैं। लेकिन ई निकालो चाहे डी निकालो, बात क्या है? सेम है, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए हम लोग जो है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई से ज्यादा काम करते हैं, डी हमने बहुत कम सुना होता है। इसीलिए मैंने यहां पर चीजें लिखा है क्योंकि मुझे यस जरूरत सर। पड़ेगी जो है। ठीक है, क्या मेरी बात यस क्लियर सर। है? हाँ, फ्लक्स इज इक्वल यस टू सर। होता है जब भी कोई सा भी फ्लक्स हो, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो चाहे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, फ्लक्स इज इक्वल टू होगा डेंसिटी इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में डेंसिटी यस डी सर। है, वहां पर डेंसिटी बी थी। एरिया तो एरिया ही लेना है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैंने यस सर। ऊपर फार्मूले यस सर। लिखे कि यहां से यहां फार्मूले निकालने में दिक्कत, जो फार्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेंगे वैसे ही फार्मूले मैग्नेटिक फील्ड में भी चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने बात किया यस कि सर। अगर कभी भी मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को पहचानना हो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा है कि कम है, ठीक है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर मैं कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बारे में बात करूं, तो अगर एरिया को मैं 1 ले लूं, एरिया को मैं 1 ले लूं, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होंगी वही उस जगह की डेंसिटी को बताएगा। तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास हो जाएंगी वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहलाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां मैं लिख दे यस रहा हूं सर। इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। अगर किसी एरिया से ज्यादा फ्लक्स लाइन पास कर रही है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन या फिर फील्ड लाइन आर मोर देन, उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अगर ज्यादा हुई, हेलो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिख देता हूं, दैट इज डी इज प्रोपोर्शनल टू ई, और जिस जगह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ज्यादा, वहां की डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन अगर कहीं से कम पास हो रही है, तो इसका मतलब वहां की डेंसिटी कैसी है, कम है। और अगर डेंसिटी कम है तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कहां पर कुत्ते जो है, कहाँ कुत्तों के बीच में बैठे हो तुम लोग? कौन है ये कुत्तों के बीच में बैठ पड़ रहा है? चलो, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये भी मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन की अगर बात की जाए कि यार डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें मालूम है, हमें किसकी डायरेक्शन मालूम है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, निगेटिव चार्ज में खत्म होती है। तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाना मैं जानता हूं उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन डेंसिटी की डायरेक्शन नहीं जानता। अब देखो डेंसिटी में कैसे मिलेगी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये परमिटिविटी एक कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं किसी वेक्टर में एक कांस्टेंट से गुणा कर दूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की भी होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ही बनाई जाती है हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, समझिएगा। तो मैं लिख रहा हूं, दैट इज डी इज इक्वल टू होता है एफ सेलन नॉट एफ सेलन आर इंटू ई। तो आप बोल सकते हैं ये तो कांस्टेंट होता है, तो दैट इज नथिंग बट द, बोल सकते हैं डी इज प्रोपोर्शनल टू ई। मतलब दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, जहां की डेंसिटी ज्यादा वहां की इंटेंसिटी ज्यादा, जहां की डेंसिटी कम वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन होने का चांस भी ज्यादा होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो आयनाइजेशन होने का चांस ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो आयनाइजेशन होने के चांस भी एयर का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वहीं पर मैं आपको ले जा रहा हूं धीमे धीमे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, दैट इज ई एंड डी एंड ई बोथ आर हैविंग, both are having सेम डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कंडक्टर के सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है कि कंडक्टर से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है? कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी? कंडक्टर के नजदीक। है? नजदीक में।
बीच में सरफेस ज्यादा होगी कि नजदीक में होगी कि सरफेस में होगी, कहाँ होगी? सरफेस पे। सरफेस सरफेस। पक्का? जी सर। क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। जी। कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है। और अगर कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर एयर के आयनाइजेशन होने का चांस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। अब उस चीज को समझने के लिए ये एक स्टेटमेंट लिखा होता है। इस स्टेटमेंट को मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं कि कंडक्टर के सरफेस में जब भी मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आएगी तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी? कंडक्टर के सरफेस में। और जैसे जैसे तुम कंडक्टर से दूर होते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जो मैंने स्टेटमेंट बोला है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे ही आप कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह एक जैसी नहीं होगी। कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इस चीज को समझिए। लेकिन जो एवरेज होगा, पहले कंडक्टर के सरफेस में ज्यादा उसके बाद दूर होते, लेकिन जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू हम किस फॉर्म में से निकालते हैं? E इज इक्वल टू वी बाई एल। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए, यानी जैसे आप कंडक्टर के सस्पेंस में ज्यादा और आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। लेकिन जब आप इन सारी वैल्यू का एवरेज निकालेंगे वो एवरेज निकल के आता है वी बाई एल से। इसको भी मैं समझाऊंगा अभी आगे, ठीक है? लेकिन पहले इतना समझो जो मैं बोल रहा हूँ। अब ये किसी ने बोला कि यार सर इसको समझा दीजिए, समझते हैं चलो। कि कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप कंडक्टर के सरफेस में दूर होते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, चलो इसको समझिए। और इसको समझाने के लिए अच्छा ये बताओ, जहां की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। जी। जहां की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा कैसे पहचानेंगे? अगर एक यूनिट एरिया से या फिर एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा फ्लक्स लाइन पास करी तो वहां की डेंसिटी ज्यादा होगी। जहां की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैं देखूंगा कि यार नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन कहां पर ज्यादा पास हो रही है। एरिया सब जगह सेम रखूंगा, एरिया फिक्स रखूंगा। एरिया फिक्स रखिएगा। अगर एरिया फिक्स है तो जहां पर नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन ज्यादा होगी वहां की डेंसिटी ज्यादा होगी। जहां की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। समझिए, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, चलो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर लेने जा रहा हूं। ठीक। जो चीज है सबसे डाउटफुल वाला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मुझे मालूम कि कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है। हम कैसे विश्वास करें, है ना? तो तुम ऐसे विश्वास करो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मैंने दो कंडक्टर लिए। एक कंडक्टर मैंने पॉजिटिव चार्ज माना है। मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? मैं कंडक्टर के इस कंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रही हूं तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे वाले कंडक्टर को मैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा तो वो कंडक्टर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही कंडक्टर में चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। क्या इतनी बात का विश्वास है आपको? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से ओरिजिनेट होगी? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? टर्मिनेट होगी। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो चलो मैं फ्लक्स लाइन बनाता हूं, देखिएगा फ्लक्स लाइन। और जब भी कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन निकलेगी तो रेडियल फ्लक्स लाइन होती है। रेडियल मतलब सेंटर से पास करेंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव में टर्मिनेट होती हैं। नाइन्टी डिग्री पे इंटर कर रही हैं।
ठीक है। और ये सारी की सारी जो लाइन है दैट इज द रेडियल लाइंस। 90 डिग्री। अब ये लग नहीं रही होंगी, लेकिन ये आप मान के चलेंगे सारी रेडियल लाइंस है। ये एंगल 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव में टर्मिनेट होती हैं। ये सारी की सारी जो लाइंस हैं वो रेडियल लाइंस हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऑल द लाइंस फॉल द रेडियल लाइंस। ठीक है। और इंटर भी कितने एंगल पे करेंगे? 90 डिग्री में। सरफेस के 90 डिग्री से इंटर करेंगी। और कैसी होंगी? रेडियल। जो लाइन रेडियल होगी वो सेंटर से पास करेगी। ये सेंटर से पास करेगी। हर एक रेडियल लाइन सेंटर से पास करेगी। आपको समझाने के लिए अब जरा बात करता हूं। मैं एक फिक्स एरिया लेता हूं, 1 यूनिट का मैं बार लेता हूं। कितने यूनिट का? 1 यूनिट एरिया की स्लाइड ले रहा हूं। ठीक है। देखो इधर जो मैं बता रहा हूं। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए 1 यूनिट का, 1 यूनिट एरिया का बात। 1 यूनिट एरिया से जितनी फ्लक्स लाइन पास करेगी वही आपकी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी। और अगर नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन ज्यादा होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सरफेस में बात करते हैं, कंडक्टर के सरफेस में। सबसे पहले कंडक्टर के सरफेस में ये 1 यूनिट एरिया के बाद ले रहा हूं। 1 यूनिट। इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट एरिया कितना है? 1 यूनिट। कितना एरिया इसका? 1 यूनिट। ठीक है। कंडक्टर के सरफेस में बिल्कुल बनाया है मैंने इसको। चलो इसको और थोड़ा सा बेटर बना देता हूं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया 1 यूनिट मारिएगा। ठीक है। कंडक्टर के सरफेस में। चलो ऐसे बनाते हैं, ऐसे। चलो ठीक है। ये कंडक्टर के सरफेस के नजदीक रखा। देखते जाइएगा।
अब मैं कंडक्टर के सबसे थोड़ी और दूरी पे रख रहा हूं इसको। चलिए, ये लगभग देखिए मैंने बिल्कुल बराबर स्ट्रिप बनाई है कि आपको चीजें क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तीन पोजीशन के बारे में बात करो। पोजीशन नंबर तीन, एक तो मैंने कंडक्टर के बिल्कुल सरफेस में बात की है, एक कंडक्टर से थोड़ी दूरी पे और एक कंडक्टर से थोड़ी दूरी पे, ठीक है। इन सभी का एरिया 1 यूनिट है, 1 यूनिट विल बी देयर। तीन पोजीशन पे बात करूं, दिस इज द पोजीशन नंबर वन, ध्यान से देखिएगा। पोजीशन नंबर वन, ये आपकी पोजीशन नंबर टू है। पोजीशन नंबर टू, और ये आपकी पोजीशन नंबर थ्री है। पोजीशन नंबर तीन, तीन पोजीशन पे देखिएगा, ठीक है। चलो यहां पर बात करते हैं, एरिया सेम है। और अगर किसी भी जगह पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी देखना है तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन देख लीजिए, जहां पर नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन ज्यादा पास होंगी, ठीक है, तो वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी। यहां पर देखो कंडक्टर के सरफेस के नजदीक कितनी फ्लक्स लाइन पास हो रही है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। कंडक्टर के सरफेस के नजदीक आप देखेंगे 1 यूनिट एरिया से 7 फ्लक्स लाइन पास हो रही है। तो यहां पर नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन कितनी पास हो रही है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन पोजीशन वन पे 7 फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू। कितनी फ्लक्स लाइन पास करें, 7 इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स आर पास। पोजीशन वन पे 7 फ्लक्स लाइन पास हो रही है, लेकिन जैसे ही आप जो है कंडक्टर से थोड़ी दूरी पे गए, थोड़ी सी दूरी पे गए, आप कितनी फ्लक्स लाइन पास हो रही है उतनी एरिया से, एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 लाइन पास हो रही है। पोजीशन टू पे जैसे ही कंडक्टर में थोड़ी दूरी पे गया तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन कम हो गई, कितनी हो गई, 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स आर पास। आप कंडक्टर से और थोड़ा दूरी पे जाइए, और थोड़ी दूरी पे जाइए, तो उतने ही एरिया से अब कितनी लाइन पास हो रही है, एक, दो, तीन, 3 फ्लक्स लाइन पास हो रही है। तो दैट इज 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स
लाइन्स आर पास। तो आपको दिख रहा होगा कि दैट इज जैसे जैसे मैं कंडक्टर, सबसे ज्यादा फ्लक्स लाइन कहां से पास हो रही, कंडक्टर के सरफेस में जब आप खड़े थे तो सबसे ज्यादा फ्लक्स लाइन पास की। जहां पर मैं नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन ज्यादा पास होंगी वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो पोजीशन 1 पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी, उसके बाद पोजीशन 2 पे, और सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहां पर होगी, पोजीशन 3 पे। क्योंकि आपका मैंने डेफिनेशन लिखाई थी, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया से, ये एक यूनिट का एरिया ले लिया है, एक यूनिट का एरिया, एक यूनिट एरिया से यहां पर 7 लाइन पास हो रही, यहां पर 5 और यहां पर आपकी 3। तो जैसे जैसे आप कंडक्टर के सरफेस से फिर कंडक्टर दूर होते जा रहे हैं, आपकी जो है उसी एरिया से नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन कम पास हो रही। तो यहां पर अगर 7 फ्लक्स लाइन पास कर रही हैं तो दैट इज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, यहां पर D1 मान रहा हूं, यहां पर D2 मान रहा हूं, यहां पर D3 मान रहा हूं। D1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, D2 वैल्यू कम होगी, और सबसे कम आपकी डेंसिटी कहां पर, पोजीशन 3 पे। जिस जगह पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोजीशन 1 पे होगी, उसके बाद पोजीशन 2 पे, और उसके बाद पोजीशन 3 पे। ये आपको दिखना चाहिए कि कंडक्टर के नजदीक पोजीशन 1 क्या है, कंडक्टर के नजदीक, कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे आप कंडक्टर के सरफेस से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आयुष? आयुष, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक जी फील्ड सर। इंटेंसिटी कहां पर होती है, कंडक्टर के सरफेस में, और जैसे जैसे मैं कंडक्टर के सरफेस से दूर होता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। यहां पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, सरफेस में ज्यादा होगी, दूर में। तो आप देखेंगे अगर दो कंडक्टर रखे हैं तो यहां पर पहले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, फिर बीच में आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप फिर से कंडक्टर के सरफेस के नजदीक पहुंचते जाएंगे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? इस स्टेटमेंट को लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। लिख रहा हूं, नोट करके लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। इस फिगर को बना लीजिए। चाहे डेंसिटी बोलिए चाहे इलेक्ट्रिक, जहां की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो मेरे ख्याल से सभी ने लिख लिया होगा, लिख लिया ना आयुष? चले, चलो लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, दैट इज डी। डी बोलिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि दोनों प्रोपोर्शनल होती है, जहां पर डी जाता वहां पर ई जाता। इंटेंसिटी, दैट इज ई, इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम नियरर टू द सरफेस, इज मैक्सिमम नियरर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कंडक्टर के सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट द, एट नियरर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एंड जैसे जैसे हम कंडक्टर के सरफेस से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, दैट इज डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
that is E, decreases as the distance from the conductor surface, as the distance from the conductor surface इज इंक्रीज। जैसे जैसे आपकी कंडक्टर के सरफेस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या फिर इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कंडक्टर के सरफेस में, और जैसे जैसे आप कंडक्टर के सरफेस से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो मेरे ख्याल से सर आ गए हैं, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और सैटरडे और संडे को, ठीक है, मैं और हिमांशु सर दोनों ही नहीं रहेंगे। वैसे तो संडे तो आपका ऑफ ही रहता है, ठीक है, लेकिन अब ऑनलाइन में हम लोग ऑफ नहीं करेंगे। तो कल और परसों मैं और सर दिल्ली जा रहे हैं, तो हम दोनों की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, तो कल और परसों क्लास नहीं चलेगी। मंडे से आपकी क्लास सेम टाइम पे चलेंगी जो है, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, बाकी सर भी आपको अनाउंस कर देंगे। 5 मिनट बाद आप जो है फिर से अपनी मीटिंग को रीज्वाइन कर लीजिएगा, फिर यहीं पर बने रहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। सर हाँ बेटा बताओ। सर क्लास ऑफलाइन चलेगी या ऑनलाइन मंडे से? मंडे से अभी तो बेटा ऑनलाइन चल रही है जो है। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या ऑनलाइन? सर वही क्लियर करना, तो उससे घर जाना है ना फिर। हाँ तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो बताओ। हेलो, हेलो। सर घर जा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत। यस सर। हाँ ठीक है। ये बताओ ना कि सामान वामान लेके घर जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो ना तुम? यस सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी क्लास जिस भी समय पे ऑनलाइन चलती थी उसी समय पे ऑनलाइन चलेगी जो है, ठीक है। अगर ना समझ में आ रहा हो तो ऑफलाइन चला दें जो है, बताओ। कहाँ गए दिनेश? कौन बोल रहा था? यस सर। ऑफलाइन कब से चलेगी? ऑफलाइन की देखते हैं अब जो है, तुम लोगों के पोल पे डिपेंड करेगा जो है। लेकिन मेरे ख्याल से ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, बस इतना मैं बोल सकता हूँ जो है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन में दिक्कत नहीं, देखो ऑनलाइन में अगर दिक्कत हो तो बताओ, फिर ऑफलाइन का बात की जाए। लेकिन मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर चले जाएंगे तो आपका पैसा भी बच जाएगा रेंट वेंट का, और वही पैसा आप जो है केवल 500 रुपये नेट में लगा के आप क्लास कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्योंकि देखो सर तो अवेलेबल नहीं होंगे जनवरी के बाद, ठीक है, तो ऑफलाइन में मैं ही आपको मिलूंगा। सर सर तो तो ऑनलाइन चलाइए। ऑनलाइन तो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर की जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ही चलेंगी। अगर आपको ऑफलाइन में पढ़ना है तो फिर मैं ही अवेलेबल हो पाऊंगा जो है। लेकिन ऑनलाइन में कोई नहीं दिक्कत ठीक है है नहीं सर, जो मैं है, ऑनलाइन है। ठीक है। बाकी आपको कोई इशू रहेगा तो ठीक। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप जब भी मुझसे मिलना चाहे तो आप मुझसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, सर तो 5 मिनट का सर ब्रेक। ऑनलाइन चलाइए पूरा। हाँ पूरा ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर आएंगे, सर से बात कर लेना तुम लोग, ठीक है। चलो, ओके, ठीक। 5 मिनट के जी बाद ओके। मिलते जी हैं। ओके सर, हाँ थैंक यू। 5 नहीं 10 मिनट्स के बाद जो है, ठीक है। 10 मिनट चाय वाय पी लीजिए, फिर सर ओके क्लासेस। सर। जी सर।
Students, I will be there within 5 minutes only. Good evening, everyone. Good evening, class. I hope I am perfectly audible to all and perfectly visible. सभी लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें so that I will start the topic.
फाइन, कैन आई स्टार्ट? फाइन, नाउ our new topic is magnetic materials. कल कैपेसिटर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका था। सो अब हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स पर जा रहे हैं। थोड़ा मैग्नेट का आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाए, क्योंकि अब जो भी टॉपिक स्टार्ट होंगे उसमें मैग्नेट्स का पार्ट यूज होगा। फाइन, आई होप मेरी वॉइस सभी को ऑडिबल है। और मैग्नेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट से आप देखेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट्स, एक मिनट, मैं सभी स्टूडेंट्स का वॉइस शायद आप लोगों की ऑफ है। वॉइस मैंने ओपन कर दिया, किसी का कोई डाउट रहेगा दे कैन आस्क, राइट? चलिए, स्क्रीन पर बने रहे सब लोग, कैमरा ऑन रखें। तो फर्स्ट अगर मैग्नेट की बात करें, स्टूडेंट्स कैमरा ऑन रखें, अदरवाइज फिर आप लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। एक सेकंड।